फिगर्स। ठीक है, हमारे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में वी स्टार्ट फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, नाम तो है ना, ट्रायंगल्स नाम है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ट्रायंगल्स में, दैट इज सिमिलर फिगर्स। व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? और आपने क्लास 9th में किया हुआ है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किया हुआ है ना। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है, सिमिलर फिगर्स क्या होती है? अब सिमिलर फिगर्स में एग्जाम्पल मैं देती हूं, आपकी और आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। कोई भी किसी चीज का मिनिएचर जो बन जाता है, जैसे ताजमहल का एग्जैक्ट मिनिएचर बना होता है, सो दैट इज अ सिमिलर फिगर, जिसमें सिर्फ साइज का फर्क है। ठीक है, व्हेन वी हैव अ डिफरेंस इन साइज, एल्स द एवरीथिंग इज सेम। बाकी सब कुछ सेम है, बस उसी को छोटा बड़ा कर दिया। आपको समझना और भी आसान है, जब हम किसी चीज को जूम इन एंड जूम आउट करते हैं। जूम इन करते हैं वो चीज बड़ी हो जाती है तो वही चीज। इफ यू वांट टू सी अ पिक्चर, यू जूम इट। देखो, इसको मैंने अभी जूम किया, बड़ा हो गया, रहा तो वही। अब क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया। तो जब साइज बड़ा या साइज छोटा होता है, तो उसको हम लेकर आते हैं सिमिलर फिगर्स में। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है एग्जैक्टली सेम, सेम इन शेप एंड साइज। शेप तो सेम है ही है, साइज भी सेम है। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, तो एक ट्रायंगल बनाया एओबी, ठीक है, या एबीसी ट्रायंगल बनाया मैंने। इसको सिलेक्ट किया, कॉपी एंड पेस्ट। सो दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बट इस ट्रायंगल को पेस्ट करने के बाद मैं साइज छोटा कर दूं या साइज बड़ा कर दूं, तो ये क्या हो जाएंगी, सिमिलर फिगर्स। बात समझ में आ गई? सिमिलैरिटी में सिर्फ साइज छोटा बड़ा हुआ है, कॉन्ग्रुएंसी में साइज भी सेम है, शेप भी सेम। ठीक है, तो टू फिगर्स आर सिमिलर, लिखो, टू फिगर्स आर सिमिलर if they have the same shape but different sizes। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में हम इसे कैसे लेके आते हैं, इन केस ऑफ ट्रायंगल्स, इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, या इन जनरल कहा पॉलीगन्स। सिमिलैरिटी हम कैसे लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में तो वन अपॉन अदर रखना शुरू कर देंगे, है ना। दो चीजें ली, दो नोटबुक्स ली, वन अपॉन अदर स्टैक करना शुरू कर दिया, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी कॉन्ग्रुएंसी है। लेकिन सिमिलैरिटी में हमने क्या कहा, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, इन जनरल कोई भी पॉलीगन्स, इनकी सिमिलैरिटी के लिए दो चीजें जरूरी होती है। वन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब होता है 2x जूम कर दिया, 4x जूम कर दिया, साइड डबल कर दी। ठीक है ना, मैंने कोई भी ट्रायंगल बनाया, मैं कहती हूँ डबल साइज कर दो। तो मतलब अगर इसकी साइड, मान लो आई हैव टेकन दिस ट्रायंगल ABC, है ना, मैं कहती हूँ इसका साइज, इसकी साइड है 3 4 एंड लेट मी से 6, 3 4 6 करके ये साइड्स है। मुझे ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसकी साइड्स डबल है। तो मतलब ये जो 3 वाली साइड है कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ये वाली साइड 6 हो गई, ये वाली साइड 4 का 8 सेंटीमीटर हो गई, और नीचे वाली कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। सो ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि लंबी वाली साइड लंबी के साथ है, जो एंगल्स है वो आपस में मैच कर रहे हैं। कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहां पर भी ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
समझ में आ गई बात? सिंपल सी चीज है। इफ आई हैव टू, बिकॉज यू आर नॉट देयर एवरीवन, अगर आपको आपकी पेंसिल बॉक्स में पेन को रखना है तो आप उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हो, लाइन करते हो। यू कैन नॉट प्लेस इट लाइक दिस। इफ आई हैव टू प्लेस दिस पेन इनसाइड दिस बॉक्स, देखो ये, तो इसको ऐसे रखूंगी, ऐसे नहीं रख पाऊंगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब आई हैव टू कीप इट अ लॉन्ग लेंथ। बात समझ में आई? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है आपका फोन केस से फोन निकालो, आप कॉरस्पॉन्डिंगली पुट कब करते हो कि कैमरा कैमरा के साथ एडजस्ट करे। वो चीज होती है कॉरस्पॉन्डिंग की, कौन सी साइड सीधी है कौन सी साइड उल्टी है। समझ में आ गई बात? इफ आई हैव अ केस फॉर माई फोन, तो अगर मुझे उसे निकालकर दोबारा से कवर करना है तो मैं वो लूंगी जहां पर उसके एग्जैक्ट बटन्स फिट हो, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे ना। होता है ना कभी कभी हम उल्टा प्लेस कर देते हैं, पर कैमरा तो कैमरे वाली साइड आएगा, जहां पर उसका चार्जिंग पॉइंट है वहां पे मुझे ओपनिंग चाहिए। तो देन आई कीप इट, हम कहते हैं सीधा लगाओ। वो सीधा लगाना है, इस कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करना। तो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स ये होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब लिखो, some figures are inherently similar. For example, two equilateral triangles are always similar. आइसोसलेस नहीं कह रही हूं, इक्विलेटरल। Two equilateral triangles are always similar. तुम बच्चों को मैं सीरियसली एडवाइस करूंगी, अपने ट्रायंगल्स के चैप्टर को हल्के में मत लेना कि ये सितंबर अक्टूबर में आएगा। अभी 10 दिन है, आराम से इसे कर लो। एक बारी बस इसके बुक के क्वेश्चंस कर लेना ठीक तरह से। ठीक है, पढ़ लेना, क्योंकि टेंथ में ना फिर बाद में आपको इन योर बोर्ड्स बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है। बाकी तुम्हारा सारा सिलेबस करवा दूंगी, पर मेरे कहने पर ये एक्स्ट्रा चैप्टर तुमने करना है अभी। टू इक्वेटल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है। अब इस कैटेगरी को अगर मैं लेके चल रही हूं ना, ऐसे ही टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि सर्कल में क्या होती है, सिर्फ एक रेडियस। तो एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया विद रेडियस 2 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल मैंने ड्रॉ किया विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनकी रेशियो फाइंड कर सकती हूँ ना, कितने टाइम्स मैंने बढ़ा दिया, 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना कर दिया। बात समझ में आई? मैंने 1.5 टाइम्स कर दिया। मैं इसको बोलूं मैं 2.5 कर दिया, 2.5 का भी है। सो देन आई हैव taken 2 centimeter multiplied with a ratio and I've gotten this 2.5. I have this value for x. समझ में आ गई बात? ये मतलब एक चीज दूसरे का कुछ टाइम्स हो जाती है। ऐसे ही इक्वेटल ट्रायंगल में एक ही साइड होती है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मैंने इसे 4 कर दिया। अगर मैं कह रही हूं ड्रॉ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2 सेंटीमीटर, सो यू हैव ऑल द साइड्स 2। नाउ आई आस्क अनदर वन टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर इक्विलेटरल, तो दे हैव अ साइड लेंथ 4। तो आई हैव नाउ डबल्ड ईच साइड। तो रेशियो पता लग गई ना, कि डबल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। समझ में आ गई बात? ये तो हमेशा दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दो स्क्वायर्स और दो सर्कल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। इन जनरल मैं बोल रही हूं टू रेगुलर पॉलीगन्स, ये आपने एट्थ में किया होगा। रेगुलर क्या होते हैं? पॉलीगन्स, ऑल साइड्स ऑल एंगल सेम। जिस पॉलीगन का ऑल साइड्स ऑल एंगल सेम होते हैं वो होते हैं रेगुलर। तभी स्क्वायर जो है वो रेगुलर है, रोम्बस रेगुलर नहीं है। स्क्वायर में ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल है पर एंगल्स इक्वल नहीं है। ठीक है। सो टू रेगुलर पॉलीगन्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है, टू रेगुलर पॉलीगन्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है। एक छोटी सी बात बताऊंगी इसमें, उसके बाद हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में आएंगे। आई टेक दिस रेक्टेंगल, ठीक है। एक दूसरा रेक्टेंगल इसके सिमिलर तब होगा, देख रेक्टेंगल में दो मेजरमेंट्स होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। एक दूसरा रेक्टेंगल तब सिमिलर होगा
पहले तो उसके सारे एंगल्स 90 हो। ठीक है। एक तो चीज हमने उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री ड्रॉ किए। एंड नेक्स्ट व्हाट वी डू इज, सिमिलैरिटी का मतलब है इफ आई चूज दिस रेक्टेंगल, मान लो मैंने एक इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ किया इसके बीच में। ठीक है। और ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट है। आई हैव टेकन दिस पॉइंट ई एज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो क्या रेक्टेंगल जो बना है ए बी एफ बी एंड ए बी सी डी, आर दे सिमिलर? मैंने ब्रेड्थ को हाफ कर दिया लेकिन लेंथ सेम है। तो अगर मैं लेंथ को भी हाफ करूंगी तब जाकर हम कहेंगे रेक्टेंगल सिमिलर हुए। तो सारी डायमेंशंस हाफ होनी चाहिए, सिर्फ एक डायमेंशन हाफ नहीं होगी। दैट्स व्हाई टू रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट ऑलवेज सिमिलर। उनमें से कुछ कैटेगरी होगी जो सिमिलर होंगे, जिनमें डायमेंशंस दोनों ही प्रोपोर्शन में आ गए। ऐसे ही कुछ ट्रायंगल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, मतलब इक्विलेटरल को हटा दो तो कुछ कुछ ट्रायंगल्स हैं जिनमें सारी डायमेंशंस उसी प्रोपोर्शन में हो। अगर एक साइड डबल हुई है तो सारी साइड डबल होनी चाहिए। अगर एक साइड 1.5 से मल्टीप्लाई हुई है तो सभी साइड्स 1.5 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। उसी को हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। आपकी एक्सरसाइज 6.1 इसी चीज पे बेस्ड है। बट सबसे पहले जो जरूरी चीज हमें करनी है, लिखो। सिमिलैरिटी तो हम बाद में ही करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे 10th के सिलेबस में एक यही थ्योरम है जो आएगी पेपर में फॉर 5 मार्क्स। और ये एक, इसका तो प्रूफ है हमें, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ है। आती भी कैसे है? स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट का मतलब राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो, कि ये क्या क्या रही है। बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमें वो भी लिखनी है। प्रूफ तो हमारे पास है ही। इसका तो प्रूफ है। जिस चीज का प्रूफ नहीं है वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसको बीपीटी भी बोल देते हैं। ठीक है। थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। जो नहीं है, जो उसको हम यूज करते हैं, वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पाइथागोरस वगैरह सब आपके सिलेबस से हट चुका है। अब पिछली बार ना क्वेश्चन पता कैसे आया था? उन्होंने स्टेटमेंट लिख दी कन्वर्स की। एक पेपर था, डिफिकल्ट पेपर ही मान लो, उसमें सब कुछ ही ट्रिकी था। सो आई वॉन्ट यू टू सी इट वेरी क्लियरली। मैं दोनों चीजें लिखवाऊंगी, स्टेटमेंट भी, बेसिक का भी, कन्वर्स का भी। ये मेन थ्योरम है, ये इसका कन्वर्स है। उन्होंने स्टेटमेंट लिख दी कन्वर्स की, स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स। ठीक है। और लिखा प्रूव द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। बात समझ में आई? और आधे बच्चे पैनिक किए करके कन्वर्स ऑफ बीपीटी आ गया। बात समझ में आई सबको? क्वेश्चन सीबीएसई ट्रिकी वाला कैसा डाल रहा है, उसने आपको लिख दिया कन्वर्स की स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, आपको पहले स्टेटमेंट ही लिखवाती हूँ। पहले तो स्टेटमेंट लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती क्या है, तो स्टेटमेंट लिखो। इन अ ट्रायंगल, द स्टेटमेंट सेज इन अ ट्रायंगल if a line is drawn, in a triangle, if a line is drawn parallel to any one
side to intersect the other two sides in the same ratio, other two sides in distinct points. If a line is drawn parallel to any one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the two sides are divided in the same ratio. दिस इज हमारा मेन थ्योरम। ट्रायंगल में ही चलती है, किसी और क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम किसी में नहीं चलती, ट्रायंगल में ही बीपीटी बनेगी। कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसकी फिगर भी ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसका कन्वर्स भी लिखवाऊंगी, फिर इसे प्रूव करें। ठीक है, तो मेन थ्योरम कहती है कि हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, किसी भी एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड, तो सबसे इजी होता है बीसी को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और वो लाइन बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब तुम ये नहीं लेकर चलोगे कि मैंने अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ की, वो ट्रायंगल के बाहर है या वो ए से पास कर रही है, इस तरह का केस नहीं लिया। हमने कहा कि वो ट्रायंगल के अंदर की साइड्स, ट्रायंगल में साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कर रही है। ये नहीं कि हमने पैरेलल ड्रॉ की तो मैंने यहां ड्रॉ कर दी, ये लो जी मैं तो पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, ए पर भी नहीं, सिंगल पॉइंट तो ए हो गया, वहां नहीं। देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो दैट मीन्स इफ, अब देखो लिखने का इसमें फर्क है कि हमारी मेन थ्योरम क्या कहती है। मेन थ्योरम सेज इफ line L is parallel to BC, then AD upon DB is same as AE upon EC। समझ में आ गया? L is parallel to BC, AD upon BD is equal to AE upon EC। ठीक है, क्लियर है हम इसमें? अब ध्यान रखना है, अगर मैंने AD रखा तो यहां पर AE लिखा, रेशियो में देखो कॉरस्पॉन्डिंग लेना बहुत जरूरी होता है। बीडी लिखा तो ये नीचे वाला पोर्शन लिखा इसी, मतलब कल मैं रेशियो बनाऊंगी तो आई विल नॉट राइट एडी अपॉन बीडी, ईसी अपॉन, मतलब इस तरह से नहीं लिखना। ठीक है, ए के साथ एडी वाला जो पोर्शन होगा उनमें एक वर्टेक्स कॉमन होना ही चाहिए। ठीक है, तो आई विल नॉट राइट सीई अपॉन ए की रेशियो सेम है, ये गलत है चीज। जो हम रेशियो बना रहे हैं ना, उनमें एक साइड में एक वर्टेक्स कॉमन होगा ही होगा, एक पोर्शन में, या न्यूमरेटर में रखो या डिनोमिनेटर में, बट दिस इज फाइन इफ आई राइट BD अपॉन AD इज सेम एज EC अपॉन AE, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ये भी ठीक है। In a triangle, if a line is drawn parallel to any one side to intersect the other two sides in distinct points, two sides are divided in the same ratio। आप ये भी लिख सकते हो रेशियो, आप ये भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में एक सेम वर्टेक्स वाले पोर्शंस जो है लाइन के, वो सेम होने चाहिए, या वो चाहे न्यूमरेटर में हो दोनों, चाहे वो दोनों डिनोमिनेटर में। ठीक होगी बात? अब इसका कन्वर्स क्या है, ये हमारे पास थ्योरम है, इसे हमें प्रूव करना है। अब इसका कन्वर्स लिखो, कन्वर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रूफ यूज करेंगे। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है? इट सेज इफ अ लाइन डिवाइड्स, if a line divides any two sides of triangle, any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side।
ठीक है। उसने कहा कि आपको ये मैंने ट्रायंगल दिया ABC, कोई एक लाइन है DE पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब गिवन क्या है कि AD अपॉन BD इज सेम एज AE अपॉन CE, कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां भी लिखेंगे। देन आई विल से DE इज पैरेलल टू BC, एक तरह से मिड पॉइंट थ्योरम है। A line joining midpoints of any two sides of a triangle, मिड पॉइंट एग्जैक्टली हाफ हो गया ना। मिड पॉइंट अगर हम लेते हैं तो 1:1 की रेशियो हो जाती है। तो लाइन पैरेलल होती है ना, DE इज पैरेलल टू BC। तो जो कन्वर्स है बेसिकली आपका एक तरह से मिड पॉइंट है, बस उसने ये कहा कि ये रेशियो 2:3 भी हो सकती है। मिड पॉइंट पे तो एग्जैक्टली 1:1 आ रही थी, ये रेशियो 1:4 भी हो सकती है, 3:2 भी हो सकती है। डी पॉइंट की प्लेसमेंट रेशियो में रख दी बस उन्होंने। ठीक है। तो आपके जो पेपर में आया था ना अभी के फिलहाल के लिए, तो वो ये था कन्वर्स ऑफ BPT लिख दिया, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, और फिर लिख दिया प्रूव द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। बात समझ में आई? थ्योरम एक ही है और सारे बच्चे आकर आउट ऑफ सिलेबस कन्वर्स आ गया, कन्वर्स आ गया। देयर वाज एक्चुअली अ फोरम मेड विच में क्या लिखा था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, तो फिर वहां पर किसी ने मेंशन किया था बिकॉज दैट टाइप पेपर ये हमें मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तब तक CBSE की वेबसाइट नहीं, किसी और रीजन में आया था। तो तब सबने लिखा हुआ कन्वर्स आया, एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि हाउ कैन दे गिव यू कन्वर्स। But then they said, somebody said that please read the question carefully. They had written the converse and then asked you to prove the main theorem, जिसका प्रूफ आपको लिखना। तो तुम्हें भी कल कुछ ऐसी कंफ्यूजन आए ना, तुम अपनी मेन थ्योरम लिख कर आ जाना। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि वही सिलेबस में है, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। उसके अलावा कुछ भी आएगा तो उसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे ही। पर CBSE ऐसा नहीं कर सकती, वो आपको वही क्वेश्चन करवाएगी। अब आ जाओ, प्रूफ ऑफ BPT लिखते हैं, आ जाओ। ठीक है, करवाऊ ना? प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले तो आपने ट्रायंगल ड्रॉ करना है, स्टेटमेंट हमने लिख ली है। हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है ABC, ऐसे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, और गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। प्रूव में रेशो को इक्वल करना है। अब इतना ही कुछ दिया हो तो प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को रट्टा मारना है ना, तो दो चीजें याद करना, इसमें यूज क्या क्या हो रहा है। इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, दिस इज माय कीवर्ड कि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करना है, राइट। दूसरी चीज जो यूज हो रही है वो आपने नाइन्थ में स्किप की हुई है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, उसको अलग से लिखवाऊंगी। बट मेन जो है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज हो रहा है। ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, राइट। मेरे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर्स कहीं नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या ड्रॉ करूंगी? फ्रॉम D एंड E। फ्रॉम D एंड E वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, तो सबसे अच्छा लिख सकते हैं ड्रॉ DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। यहां से DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और कर देंगे ज्वाइन। ये जो आपस में दो दिख रहे हैं ना, इनको ज्वाइन कर दिए, CD एंड DE। ठीक है। अब इसको याद करने का वे सिखाऊंगी कि अगर सिर्फ इस मुझे थ्योरम को ऑन मेमोरी बेसिस फटाफट से लिखना है, कहीं कोई ब्लैकआउट होता है, कुछ होता है, कैसे इसे करना है, बस अपने इस प्रूफ के 4 नंबर्स को याद रखने हैं हमें।
क्लियर हो गया? ये आ गया, इसके बाद प्रूफ आएगा। आई होप सबने गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिख लिया है। एक बार प्रूफ समझ लेना, मैं आपको स्टेप्स में करवाऊंगी प्रूफ हमें करने कैसे हैं। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। ठीक है, मैं इस चीज को अलग से लिख देती हूँ कि मुझे प्रूफ जो करना था ना वो ये है। इसके बेसिस पर देखो मैं अपना पूरा याद रखती हूँ कि ट्रायंगल करना क्या है। देखो, ट्राई एक मेरे पास आया एडी, और एक आया एसी, एई, और एक आया बीडी, और एक आया ईसी। ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है ईएन। अगर एडी को देखो ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ईएन। तो सबसे पहले तो मुझे लेना है प्रूफ में, सबसे पहले आई विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। देखो पहले लिखो मत, अब देख लेना। लिखो मत अभी, छोड़ दो। सब लिखने का टाइम दूंगी, सिर्फ अभी मैं चार पार्ट्स लिखवा रही हूं। आपने लिखा ट्रायंगल एडीई, ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, इसका एरिया। एक बार बेस एडी ले लो, तो मैं क्या लूंगी, हाफ इंटू एडी। अगर बेस एडी लिया तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, ईएन। समझ में आ गया? अब मैं एई भी ले सकती थी, वो भी लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, इसको दो तरह से लिख लिया, हाफ इंटू एई इंटू डीएन। समझ में आ गया? ये तो समझ में आता था, ऊपर का ट्रायंगल है, वहां हमने ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं। राइट, अब आ जाओ। आपने एडी भी अपने प्रूफ में ले लिया, एई भी अपने प्रूफ में ले लिया। अब आते हैं बीडी पर। ठीक है, तो याद रखना बेस बीडी, ऑल्टीट्यूड ईएन। बेस बीडी हो, ऑल्टीट्यूड ईएन हो, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, बीबीई। समझ में आ गया? तो मैंने लिया ट्रायंगल बी डी ई। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये कंफ्यूजन क्लास में बैठे मुझे भी एक बार आ गई थी कि ट्रायंगल लेंगे कौन सा। प्रूफ करवाते करवाते हम लोग कुछ और ही लिखने लग गए। राइट, मैं कुछ और लिखने लग गई, और उस क्लास में बैठकर आई कुड नॉट लुक एट द सही कि मैं गलत लिखवा रही हूँ। तो किस तरह से मैंने समझा कि कल किसी बच्चे को एज अ स्टूडेंट भी सोचो कि क्लास में वहां पेपर में बैठ के भूल गए हो, तो याद रखो कि मैं बीडी उठाऊंगी, बीडी की साइड और ये ऑल्टीट्यूड। तो क्या इसका एरिया हो जाएगा, हाफ इंटू बीडी इंटू ईएन। अब इतनी सी अंडरस्टैंडिंग से क्या आप दूसरा वाला ट्रायंगल बता सकते हो? बेस कौन सा चाहिए, ईसी, और ऑल्टीट्यूड कौन सा चाहिए, डीएम। बेस ईसी, ऑल्टीट्यूड डीएम, डी ई सी। बेस सीई, ऑल्टीट्यूड डीएम। ठीक है ना? तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज हाफ इंटू ईसी इंटू डी। तो पहले तो आपको ये चार चीजें अपने पास चार तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखना है, और इनको बोलना है दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। पहले तो ये रट्टा मारना ही सबसे मुश्किल होता है कि ट्रायंगल्स लिखेंगे कौन से। ये स्ट्रक्चर बना लो। आपने एडीई को दो बार लेना है, एक बार एडी को, एक बार एई को, क्योंकि प्रूफ में हमारे ये दो चीजें हैं। फिर एक बार बीडी को बेस लेना है, एक बार ईसी को बेस लेना है। तो बीडी बेस ऑल्टीट्यूड भी ईएन मिले हमें, सो दैट इज ट्रायंगल बीडीई। फिर हमारे पास आ जाएगा सीई बेस ऑल्टीट्यूड डीएम, सो इट विल बी डीईसी, या सीडीई, जैसे मर्जी लिख लो उसको। ठीक होगी बात? ये चार हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने हैं इक्वेशन में, और इनको नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर हमें मेंशन करना है। इतना क्लियर हो गया?
ये लिख लिया हमने सारे इक्वेशंस। गो, खोल दो पूरा, पूरा खोलो तब जा पाएंगे। सो वी हैव दीज फोर इक्वेशंस, हमने लिख ली एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया सबने? हाँ जी, सबने लिख लिया है। यस मैम। अब आते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है। आपने ये चार इक्वेशंस लिख ली ना, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, देखो एडी अपॉन बीडी चाहिए ना, तो इस वाले को और इस वाले को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरह लिख लो। तो हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। यहां पर लिखा हाफ इंटू एडी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। ठीक है, ये हाफ कैंसिल हो गया, ई एन और ई एन कैंसिल हो गया। आ जाओ। अब समझ में आ गया इन दोनों को हमने क्यों लिखा, बिकॉज एडी अपॉन बी डी चाहिए। ऐसे ही अब मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। दिस इज हाफ इंटू एडी इंटू, सॉरी, हाफ इंटू एई, हाफ इंटू एई इंटू डीएम अपॉन हाफ इंटू एसी इंटू डी। तो तुम्हारा हाफ हाफ कैंसिल हो गया, डीएम डीएम कैंसिल हो। ठीक है, सो अब मैं क्या कर रही हूं, इस चीज को इरेज कर रही हूं, बिकॉज अब मुझे लिख लिया तुम सबने, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मेरी फाइनल अब क्या बन जाती है, फ्रॉम दीज टू, जो मेरे प्रूफ में फर्दर यूज होगा वो है ट्रायंगल एडीई अपॉन ट्रायंगल बीडीई। अगर यहां तक तुम्हें प्रूफ याद हो गया ना, तो इसके बाद वाला प्रूफ तो वैसे ही याद हो जाएगा। ये लिख दिया, हमने डिवाइड कर दिया, ये बना हमारे पास दो रेशियोज, दो इक्वेशंस एरियाज में आ गई। ठीक है, अब काम क्या है, सिर्फ इन दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है, यही है ना। ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव करना है, और कुछ नहीं है थ्योरम में, है ना। तो इसको इक्वल प्रूव कैसे करेंगे, बड़े आराम से देखो। आपके लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर सेम है, तो कहीं ना कहीं से उनके डिनोमिनेटर्स, ये भी ट्राइंगल एडीई के एरिया की बात कर रहा है, ये भी ट्राइंगल एडीई के एरिया की बात कर रहे हैं, दोनों सेम ही होंगे ना। चाहे 10 इंटू 2 करो तब भी 20 आता है, 5 4 करो तब भी 20 आता है, दोनों तो सेम है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल प्रूव करना है। समझ में आ गई बात। अब मुझे क्या उठाना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए अब मेरे पास रूल क्या है। सो आई हैव रिटन दीज टू, मैं इन सबको इरेज कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तुमने लिख लिया ना इसलिए इरेज कर रही हूँ। सो दिस इज नाउ 1 2 3 4, अगर लिखा था तो उसको छोड़कर वो चार इक्वेशन लिखनी थी, मैंने इसको अब नंबर 1 नंबर 2 दिया, बिकॉज दिस इज नाउ योर बेसिक प्रूफ। वो समझाने के लिए था, बट इसको 1 2 3 4 लिखना। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसके बाद एक और हमारे पास आएगी, उसे इक्वेशन 3 लिखते हैं, प्रूफ के बुक के प्रूफ के हिसाब से। 1 2 3 4 मतलब वो जो चार स्टेप्स वो करने थे, उसके बाद ये दो रेशियोज फॉर्म करनी है। अब जो चीज आपने 9th में नहीं पढ़ी हुई है, वो भी एरियाज की, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है कि अगर दो ट्रायंगल्स का सेम बेस हो, लिखो, दैट रूल सेज टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, two triangles on the same base and same parallel lines are equal in areas या have equal areas. Two triangles drawn on the same base and between same parallel lines. Two triangles drawn on the same base between same parallel lines have equal area और are equal in area. इसका मतलब क्या है कि मैंने ये एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ किया,
ये सिर्फ एग्जांपल में समझा रही हूं। ठीक है, यहां पर मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस बेस को लेकर आप यहां पर कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। इन सबके एरिया सेम होंगे। ये प्रूव कर सकते हो ना बहुत इजीली, सबके बेस सेम है, सबकी हाइट्स भी सेम है। पैरेलल लाइंस का मतलब है डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा हर जगह से। ठीक है ना, तो हर बार हाइट भी सेम आएगी, बेस भी सेम है। ट्रायंगल्स डिफरेंट हो जाएंगे लेकिन एरियाज सेम होंगे। मैं ट्रायंगल सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रही हूँ, मैं एरियाज को सेम कर रही हूँ। ठीक होगी बात। तो ये चीज आपके ना नाइन्थ में एक चैप्टर था, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, वो डिलीट हो चुका है, उसमें ये चीज हम प्रूव करते थे। दैट वाज अ थ्योरम देयर। ठीक है, तो आपने ये चीज यूज करनी है। अब ये यहाँ पर हम कैसे लेकर आएंगे, ये देखो BDE एंड CD, ये वाला ट्रायंगल, इनका सेम बेस क्या है, इनके नाम में ही दिख रहा है। दो वर्टिसेस सेम होंगे, DE DE। समझ में आ गई बात। तो मैं लिख रही हूं ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन सेम बेस DE एंड सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस है, DE एंड BC। ठीक है, तो चाहे ये रीजन आप लिखो, ठीक है, चाहे ये रीजन लिखो, ये समझाने के लिए लिखा था तुम्हें, तुम अपने थ्योरम में इंक्लूड करो चाहे ना करो, आपने ये चीज लिखनी है बुक के हिसाब से। BDE एंड CDE आर ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो इससे हम लिख लेंगे। अच्छा, इसको मैं इरेज कर दूं बिकॉज आई नीड दोस थ्री ऑन द सेम पेज। ये इसको इरेज कर रही हूँ, अगर लिख लिया नहीं लिखा है तो मुझे बता दो। इतना लिख लिया है तो ठीक है, आपने ये लिखना है। तो यहां से मैं कंक्लूड कर रही हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। मैंने कहा था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करना है पूरे पूरी थ्योरम में। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, उनकी रेशियोज निकालनी है दो तरह की, है ना। फिर उसके बाद क्या है, जो हमारा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग दिया हुआ है उनको हमने इक्वल प्रूफ करना है। इसको नंबर कर दिया 3। ठीक है, 1 2 एंड 3। और अब हमारे प्रूफ में आएगा फ्रॉम 1 2 एंड 3। फ्रॉम 1 2 3 तुमने कहा न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी हमने इक्वल कर दिए 3 के हिसाब से। तो फिर बस इतना सा लिखना है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। बस समझ में आ गया। ये थ्योरम रट्टा मारनी है, जो मर्जी कर लो। पूरे पूरे सिलेबस में हमारे पास एक यही थ्योरम है जो आएगी पेपर में, 5 नंबर की आ सकती है। सर्कल्स की थ्योरम तो क्वेश्चंस के साथ ही हो जाती है। पाइथागोरस में थ्योरम्स होंगी बट देन वो भी बहुत इजी है, उनमें भी कुछ इतना नहीं है। ये थोड़ा सा समझ कर करने वाली है और रट्टा मारने वाली है। समझ में आ गया। टेक 4 ट्रायंगल्स, चारों ट्रायंगल्स लेने हैं, उनके एरियाज निकालने हैं हमें। ठीक है, दोनों दो को इक्वेट करना है रेशो के हिसाब से, मतलब फ्रैक्शन बनानी है रेशो के हिसाब से। जो AD और BD होगा वो दो ट्रायंगल्स लेना, जहां पे बेस AE और EC होंगे वो दो ट्रायंगल्स लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरियाज, उसे लिखना है हमने। और फिर AD रेशियो BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ, इसके पहले क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इतना ही कर पाएंगे आज। मेहताब और दिया। एक्सरसाइज 6.2 है ना आपको, उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, विच इज पेज नंबर 84। बस इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करना है। ठीक है, अगर सिर्फ NCERT लगाए ना तो आराम से हमारी 5 6 दिन में कवर हो जाएगी। और उसके बाद थोड़े बहुत एक्स्ट्रास वो तुम्हें मैं वर्कशीट दे ही दूंगी। फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेंगे, या उसमें अगर मन किया तो स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन फिगर 6.17 लिखा हुआ है 1 एंड 2, DE इज पैरेलल टू BC।
ठीक है, तो मैं पहले ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले तो जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है विदाउट फिगर, कुछ नहीं करना जब तक एमसीक्यू नहीं है। सो वी हैव ए, बी, सी। दिया थ्योरम पूरी लिख ली थी। यस मैम। मैं तुम सब बच्चों को ना, जो केवीएम वाले बच्चे हैं, उनको मैं सच में ये एडवाइस करूंगी, चाहे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है पर एनसीईआरटी कम से कम अच्छे से कर लेना इसकी। ठीक है, साइड बाय साइड क्लासेस मत मिस करना कि बाद में कर लेंगे, बाद में ना इतनी अच्छे से रिवीजन नहीं करवा पाऊंगी। पूरा ट्रायंगल चैप्टर ना बाद में अक्टूबर में, सच में कह रही हूँ, बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि सर्कल्स तब स्टार्ट हो जाएगा। फिर सर्कल्स, ट्रायंगल्स अभी कर लोगे, अभी हंसते हंसते हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी कम से कम इसके बेसिक्स रखना, इस पे प्रैक्टिस चाहे कम कर लेना। बाकी सभी मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगी, स्टैट्स भी मेरे टारगेट में होता है, मैं वो करवा ही देती हूँ सितंबर से पहले। एरियाज ऑफ सर्कल में बहुत मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई पैरेलल बीसी है। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ ईसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडी अपॉन बीडी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी की वैल्यू 1.5, बीडी की वैल्यू 3, एई की वैल्यू 1, ईसी हमने निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईसी इज इक्वल टू, समझ में आ गया। ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं क्वेश्चन, इसमें भी बहुत वेरिएशन है। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट करो, सेकंड पार्ट, और इसका क्वेश्चन नंबर 2, इतना ही करेंगे आज हम। इसके सेकंड पार्ट में कुछ ऐसे उड़ता हुआ ट्रायंगल बनाया हुआ है। This is 1.8 centimeter. This is 5.4 centimeter. This is 7.2 centimeter. Now find this length AD. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज DE is parallel to BC, बिकॉज DE is parallel to BC, तो AD अपॉन BD इज सेम एज AE अपॉन EC। AD हमें नहीं पता, 7.2, 1.8, 5.4। आपको इसको 1/3 करना है, ये रेशियो 1/3 है ना, तो इसका 1/3 पोर्शन एडी में लिख देना है। ये वैसे क्वेश्चंस ओरली हो जाते हैं। समझ में आ गई बात सबको। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम ना एक स्पेसिफिक पॉइंट लेती थी जहां पे रेशियो 1:1 है। बीपीटी जनरल सभी पॉइंट्स लेती है जहां पे रेशियो सेम होती है। समझ में आ गई बात है। अब इसी में देखो थोड़ी सी चेंजेस क्या होते हैं। यहाँ पर आपको पता है किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें ना ये वाली फिगर तो हम रखेंगे। ठीक है, और आपको मैं यहाँ पर आई गिव यू नंबर्स, ये डीई है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आपको दिया हुआ है ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए ई इज 3.6 centimeters, EC is 2.4 centimeters. Find the value of AD.
अब मेरे को तो रेशियो पता है ना, पैरेलल गिवन है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, दिस इज गिवन। ये तो गिवन है तभी कर पाओ। ठीक है, बीपीटी लगाओगे इसमें। बीपीटी का रेशियो लिखोगे, वो लिखते हैं एडी अपॉन बीडी इज सेम एज एई अपॉन ईसी। अब इसमें नंबर्स पुट करोगे, ना मेरे पास एडी की वैल्यू है ना मेरे पास बीडी की वैल्यू है, लेकिन एई कितना दिया हुआ है 3.6, ईसी कितना दिया हुआ है 2.4। अब क्या करें, निकालनी एडी है। ठीक है, अब अगर समझ में आता है तो एडी को एक्स ले लो, बीडी कितनी हो जाएगी, पूरी एबी कितनी दी हुई है आपको, 5 सेंटीमीटर। अगर मैंने एडी को एक्स लिया तो बीडी कितना हो जाएगा, बताओ। 5 - x, आगे रेशियो। ठीक है, इसको मैं 3/2 लिख दूं, राइट। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो मीन्स दैट आई हैव टू डिवाइड 5 सेंटीमीटर इन द रेशियो 3:2। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, अभी जो इतना सोच कर रहे हो ना, बाद में ओरली हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। सो एडी जो है वो हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ना बीपीटी यूज करके ना कभी भी डीई की लेंथ नहीं आई, राइट, समझ में आ गया। तो लिख लो, यूजिंग बीपीटी वी कैन नॉट फाइंड लेंथ ऑफ एडी और लेंथ ऑफ डीई। यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी वी कैन नेवर फाइंड लेंथ ऑफ डीई। बीपीटी यूज करके डीई की लेंथ नहीं आती, वो सिमिलर ट्रायंगल से आएगी। समझ में आ गई बात। तो डीई की लेंथ को जब निकालना है ना, जब भी क्वेश्चन डीई और बीसी के बारे में होगा ना, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स। और जब हमारे पास ए डी बी डी ए बी ए ई ए सी और ए ई सी दिया जाएगा तो वो बीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन एक और, जिसमें हमें कुछ इस तरह से फिगर दी हुई है। So we are given PQ is parallel to AC, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, AP is 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। यहाँ तो BC निकाल सकते हैं ना, बाय माय मेन BC का मतलब वो पैरेलल लाइन वाली पार्ट नहीं है, जिस साइड को डिवाइड किया हुआ है वो दो साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो फाइंड द लेंथ ऑफ BC। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपको मैं करवाऊंगी कल। अ, कल तो मेरा टेस्ट का हुआ है ना आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, कल एपी का टेस्ट है। कल देना है, वेंसडे को देना है, वेंसडे को टेस्ट कर लेंगे।
ठीक है। तो यहां पर पहले आपको सी क्यू की लेंथ निकालनी होगी, फिर उसको ऐड करके आपको आंसर देना है। ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा, अब देखो यहां पर मैं लिखूंगी 4/2.4 इज सेम एज 5/CQ। राइट। विल मल्टीप्लाई इट, ये 0.6 आ गया। सी क्यू की लेंथ कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। यहां तो नहीं दिया हुआ, बट समटाइम्स 3 सेंटीमीटर ही ना आपको आंसर में दिया होता है, और हम फटाफट से वो मार्क कर देते हैं। सो यू विल से कि बीसी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर विच इज 8 सेंटीमीटर। सी पार्ट इज द आंसर। ठीक हो गया बच्चों, चलो जाओ।